सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का 1 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल रहा है। मीडिया में जाकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सरेआम गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सब धरी की धरी रह गई। पैसे वाले और ताकतवर लोगों ने भारत की न्यायपालिका को हाईजैक कर लिया है। एक से बढ़कर एक खराब जजों की नियुक्ति हो रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ के भीतर शायद हमारे सवालों का सामना करने का साहस नहीं हो पा रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। इस तरह की और भी बेहद गंभीर बातें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकीलों में से एक दुष्यंत दवे ने कही है। भारत के सेक्युलरिज्म से लेकर बुलडोजर अन्याय तक, चीफ जस्टिस के 1 साल के फेल्योर से लेकर पूरी की पूरी न्यायपालिका पर इन्होंने बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं और सीधे सीधे चीफ जस्टिस पर गलत बयानी करने का इल्जाम लगा दिया है। आखिर क्यों? दुष्यंत दवे ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी सत्ता के बीच टेंशन होनी ही चाहिए लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए। क्यों? दुष्यंत दवे ने कहा कि भारत की आज की न्यायपालिका आजादी के बाद की सबसे कमजोर न्यायपालिका है, सबसे कमजोर। यहां तक कि उन्होंने अंग्रेजी शासन को भी आज से बेहतर बताया। बेहद आसान भाषा में आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इतने नामचीन वकील ने देश के जजों को अंधा क्यों बुलाया, आंख से अंधा। आप सभी दर्शकों से अनुरोध बस इतना है कि वीडियो को पूरा सुनिए, सिर्फ कान से नहीं बल्कि ध्यान से सुनिए, क्योंकि मामला हद से ज्यादा गंभीर है। शायद जितना हम और आप देख पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने चीफ जस्टिस समेत पूरी की पूरी न्यायपालिका के बारे में क्या क्या कहा है, इनके अंग्रेजी के इंटरव्यू को हिंदी में आसान करते हुए हम आपके सामने परोसने जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत से इजराइल जा रहे मजदूरों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो के अंत में इनसे मुलाकात जरूर करिएगा। ये तथाकथित बाबा एक बार फिर से ट्विटर पर चर्चा में आ गए हैं। क्यों आ गए हैं और कैसे अपनी बात में ही लपेट दिए गए हैं, ये देखकर आपको बहुत आनंद आने वाला है, एकदम विश्वगुरु वाला। अभी बता देता हूं, वीडियो बहुत जबरदस्त। पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के सबसे नामचीन वकीलों में से एक दुष्यंत दवे ने भारत की न्यायपालिका को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा ध्यान से सुनते जाइए। अगले कुछ मिनटों के लिए अपना दिल और दिमाग हमारे साथ जोड़ लीजिए, आसपास के तामझाम से नाता तोड़ लीजिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाइव लॉ ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे का इंटरव्यू किया है। यह इंटरव्यू अंग्रेजी में है, यदि आप देखना चाहें तो जाकर बिल्कुल देखें, बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम बारी बारी से हिंदी में उनकी बातें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इंटरव्यू की शुरुआत में दुष्यंत दवे से पूछा जाता है कि हाल ही में जस्टिस ओका ने भारतीय न्यायपालिका को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। इस पर दुष्यंत दवे कहते हैं कि जस्टिस ओका सबसे अच्छे जजों में से एक हैं, उनकी बातों का मैं स्वागत करता हूं और यही सवाल मैं पिछले 10 साल से उठा रहा हूं। मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूं कि न्यायपालिका फेल हो चुकी है। पैसे वाले और ताकतवर लोगों ने न्यायपालिका को हाईजैक कर लिया है। इससे पहले कि लोगों का भरोसा भारत की न्यायपालिका में कम हो जाए, लोग कानून अपने हाथों में लेने लगे। जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने हाल ही में बुलडोजर का एक्शन किया है, यदि इसी तरह से हर एक व्यक्ति कानून पर भरोसा खत्म कर ले और स्वयं सब कुछ करने लगेगा तो फिर स्थितियां बेहद खराब हो जाएंगी। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में और उनके कार्यों के बारे में इन्होंने क्या कहा है, उस पर पूरी बात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले भारत के सेक्युलरिज्म के बारे में और वर्तमान में सेक्युलरिज्म की भारत में जो स्थिति है उस पर दुष्यंत दवे ने जो कहा है उससे जरा ध्यान से सुन लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है। इनसे सवाल किया गया कि सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में है, लेकिन पिछले कुछ समय में हेट स्पीच, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध, बुलडोजर एक्शन, संसद के भीतर एक सांसद अल्पसंख्यकों को गाली देता है, हेट स्पीच देता है, नफरती भाषण देने वाले को हाईकोर्ट में भेज दिया जाता है, धर्म परिवर्तन जैसे तमाम मुद्दों को लेकर देश भर में नफरत फैलाई जा रही है। अभी राम मंदिर उद्घाटन के बाद क्या क्या हो रहा है पूरे देश में आप देख ही रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? इस पर दुष्यंत दवे कहते हैं कि सेक्युलरिज्म शब्द अब केवल कागज में लिखा हुआ रह गया है। भारत का पूरा न्यायपालिका, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, बहुसंख्यक हो चुका है। यानी दुष्यंत दवे ने साफ साफ कहा कि पूरे देश की न्यायपालिका बहुसंख्यक हो चुकी है, हिंदूवादी हो चुकी है। इसीलिए नफरती चिंटुओं पर, सत्ता के नफरती नेताओं पर, जहर की उल्टियां करने वालों पर कोई कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी जज की तरफ से नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जब पूरी की पूरी न्यायपालिका ही बहुसंख्यक हो चुकी हो तो फिर समाज की इन गलतियों पर कोई एक्शन कैसे होगा? दुष्यंत दवे पूछते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जज अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? पुलिस किस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, लोगों के घर, दुकान और धंधा सब कुछ बर्बाद कर रही है, क्या ये सब कुछ देश भर के जजों को नहीं दिख रहा है? न्यायपालिका में हिपोक्रेसी पूरी तरह से भर चुकी है, जबकि न्यायपालिका को बिना जाति, धर्म या स्टेटस देखे कानूनों का पालन करवाना चाहिए। सरकार ने कानूनों को अपने हाथों में ले लिया है, जनता परेशान है, लोग झेल रहे हैं, लोग प्रताड़ित हैं, लेकिन न्यायपालिका और जज अंधे बने हुए हैं। आगे दुष्यंत दवे कहते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में आज की न्यायपालिका सबसे कमजोर
कमजोर न्यायपालिका है। ब्रिटिश राज में भी जुडिशरी इतनी कमजोर नहीं थी। आज जब सभी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, कोई जांच एजेंसी हो या फिर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जब सबको कमजोर किया जा रहा है, तो क्या जजों को यह सब कुछ नहीं दिख रहा है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह सब कुछ नहीं दिख रहा है कि एक ही अधिकारी को यह सरकार बार बार विस्तार देती है? रिटायरमेंट के बाद बार बार एक ही अधिकारी को पद पर बैठाया जाता है और वो अधिकारी बार बार सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं को टारगेट करता है, विपक्षी पार्टियों को तोड़ता है और एक सेठ को फायदा भी पहुंचाता है। ये तो हमने आपको पिछले दिनों बताया था। यहां पर इशारा सीधे सीधे ईडी की तरफ था। आप सब जानते हैं ईडी किस तरह से काम कर रही है। दुष्यंत दवे ने कहा कि न्यायपालिका आखिरी उम्मीद होती है, लेकिन जजों ने खुद ही इस उम्मीद को समाप्त कर दिया है। इजराइल को याद करिए, जब इजराइल की सत्ता ने खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर पहुंचाने की कोशिश की, तब वहां के लोग खड़े हो गए, आम जनमानस खड़े हो गए। वो भी उस वक्त में जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा था। आपको बता दें कि अभी इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा था, शायद उसी समय आपदा में अवसर ढूंढते हुए इजराइल की सत्ता ने खुद को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन वहां की जनता ने सरकार को औकात दिखा दी। आगे दुष्यंत दवे ने पाकिस्तान का भी उदाहरण दिया। जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वहां की सत्ता ने हटा दिया, तो पाकिस्तान की पूरी न्यायपालिका खड़ी हो गई और कह दिया कि उन्हें दोबारा पद पर बिठाओ, यहां राजनीति नहीं चलेगी। इसी तरह से केन्या में राष्ट्रपति चुनाव को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने गलत बता दिया, सारे प्रोसेस को ही गलत बता दिया और कह दिया कि दोबारा चुनाव कराओ, यह चुनाव ठीक नहीं था। दुष्यंत दवे कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सरकार का हर फैसला गलत है, लेकिन सब कुछ सही नहीं है। दुष्यंत दवे कहते हैं कि जब तक न्यायपालिका और कार्यपालिका में टेंशन न हो, तनाव न हो, तो समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी समाप्ति की तरफ। इस मसले पर दुष्यंत दवे हाथ जोड़कर जजों से विनती कर रहे हैं, देश भर के जजों से विनती कर रहे हैं कि खड़े हो जाइए, अपने देश की जनता के लिए खड़े हो जाइए और कार्यपालिका यानी सत्ता को वहां भेजिए जहां उसे होना चाहिए। सत्ता के हाथों में अन्याय मत होने दीजिए। हाल फिलहाल में मुंबई में जो बुलडोजर चलाया गया है, उस पर दुष्यंत दवे कहते हैं कि यदि मुंबई में इलीगल बताकर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो मैं दिल्ली में लाखों इलीगल दुकानें आपको दिखा सकता हूं। क्या आप वहां एक्शन लेंगे? दिल्ली में सैकड़ों इलीगल कॉलोनियां बसी हुई हैं, क्या आप वहां एक्शन लेने की हिम्मत करेंगे? ये सेलेक्टिव टारगेटिंग क्यों हो रही है? और ये सब कुछ हो रहा है तो न्यायपालिका सन्नाटा मारकर क्यों बैठी है? सेक्युलरिज्म पर जवाब देते हुए दुष्यंत दवे कहते हैं कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। हम पूरी तरह से बहुसंख्यक देश बन गए हैं। संविधान के अनुसार होना तो यह चाहिए कि धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांग सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में अपने मैनिफेस्टो में मंदिर का मुद्दा रखा था। कहां है सेक्युलरिज्म? हम पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बन गए हैं। हालांकि हिंदुइज्म एक बेहद सुंदर धर्म है, मैं खुद भी प्राउड हिंदू हूं, लेकिन राष्ट्र के रूप में जहां बहुत सारे धर्म आए हैं, हम सभी को सेक्युलर होना ही चाहिए। आगे दुष्यंत दवे ने कहा कि भारत में ये जो नफरत की बयार बहाई जा रही है, जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो पूरी तरह से राजनीति द्वारा पैदा किए गए हैं, इन सब को सिर्फ और सिर्फ देश के जज ही रोक सकते हैं। नेताओं से और राजनीति से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि नेता तो नेता है, वो अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, पद पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे में जज ही इस नफरत को रोक सकते हैं और ये आखिरी उम्मीद समाप्ति की तरफ है। आइए अब बात करते हैं कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बारे में दुष्यंत दवे ने क्या क्या कहा है। जब उनसे पूछा गया कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का 1 साल पूरा हो गया है, इस दौरान उन्होंने समलैंगिक विवाह से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे तमाम मुद्दों पर फैसला किया। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला अभी सुरक्षित रखा हुआ है। उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? तो दुष्यंत दवे ने कहा कि मैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब का बहुत सम्मान करता हूं और सम्मान के साथ कह रहा हूं कि उनका 1 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल रहा है। 1 साल में उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में और देश की न्यायपालिका के लिए। जबकि जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ ली थी, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें पत्र लिखकर बधाई दी थी, उनकी प्रशंसा की थी और उम्मीद जताई थी कि वो कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 1 साल में पूरी तरह से फेल रहे और जिन बदलावों की चर्चा हो रही है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकृत योजनाओं को लेकर जो बात हो रही है, वो सब कुछ कॉस्मेटिक है, यानी ऊपर ऊपर से दिखावे वाली चीजें हैं। न्याय देने के मामले में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। यानी यदि आप यहां पर आसान भाषा में कहें तो भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का एक्शन भी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार की तरह दिख रहा है, यानी कॉस्मेटिक, यानी कुछ भी निर्माण नहीं करना है, चीजों को मजबूत नहीं करना है, मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं देना है, ऊपर ऊपर डेंट पेंट पोस्टरबाजी और हवाबाजी करके दिखाना है कि हमने कुछ किया है। आप जिस भी शहर में हो खुद महसूस कर सकते हैं कि 2014 के बाद से किस तरीके से टूटी फूटी दीवारों पर भी टेंट लगाकर, पेंट लगाकर चमका दिया गया। आधारभूत संरचना खड़ा करने में यह सरकार पूरी तरह से फेल बताई जाती है। सिर्फ पोस्टरबाजी, दिखावा, रंग रोगन, इसी में सारा फोकस दिखता है। बहरहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। आगे दुष्यंत दवे कहते हैं कि मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मेरे घनिष्ठ मित्र वकील हैं, गुजरात हाईकोर्ट के भी वकील हैं, उन सब का यही कहना है कि अदालतों में कुछ भी नहीं हो रहा है।
फाइनल हियरिंग नहीं होती, मामलों की लिस्टिंग नहीं होती, सुनवाई नहीं हो रही है। सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। यानी देश भर का जुडिशियल सिस्टम पूरी तरह से, पूरी न्यायपालिका फेल हो चुकी है। आगे दुष्यंत दवे कहते हैं कि देश के वकीलों और जजों को ही शुरुआत करनी होगी। जैसे कि जितने भी केस पेंडिंग हैं उनमें बहुत सारे मामलों में सरकार ही पार्टी होती है। सरकारों ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो पूरी तरह से गलत हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार कैसे काम करती है। आपको ऐसे मामलों में छटनी करके अलग करते हुए फैसला करना होगा। सरकारें कभी नहीं चाहती न्यायपालिका मजबूत हो, वो इसके लिए कभी प्रयास नहीं करेंगी, जबकि ज्यादातर अन्याय सरकारों के हाथों से ही होता है। न्यायपालिका को मजबूत करना है तो वकीलों और जजों को ही शुरुआत करनी होगी, और ये सब कुछ केवल और केवल चीफ जस्टिस ही कर सकते हैं। उनके पास पावर है, पोजीशन है, स्टेटस है। उन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट में बैठकर मामले डिसाइड करने तक सीमित नहीं रहना होगा। हालांकि ये काम भी जरूरी है, लेकिन उन्हें इफेक्टिव स्टेप्स लेने होंगे, यानी प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। लीड करना होगा, लीडर की तरह आगे निकलकर आना होगा। कौन सा मामला किस जज की बेंच में सुना जाएगा, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यही काम रह गया है? रजिस्ट्री में क्या हो रहा है ये सब जानते हैं। हमें DY चंद्रचूड़ से बहुत उम्मीद थी। चीफ जस्टिस समेत हम सभी लोग भारत की न्यायपालिका से प्रेम करते हैं, परंतु वो प्रेम एक्शन में भी दिखना चाहिए। आपको याद होगा, हाल ही में हमने आपको बताया था कि दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कुछ पत्र लिखे थे। उन पत्रों में कई शिकायतें थी। इनके बारे में जब उनसे पूछा गया तो दुष्यंत दवे ने कहा कि उस पत्र में हमने लिखा था कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में सेंसिटिव केस कुछ खास जजों को सुनवाई के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के विरुद्ध है। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा। इस तरह का एक पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा गया, चारों तरफ चर्चा हुई। द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में चीफ जस्टिस ने लगभग इसी पर जवाब देते हुए कहा कि वकील जजों का चुनाव नहीं कर सकते। हमारे लिए सभी जज बराबर हैं और जो कुछ हो रहा है सब कुछ नियमानुसार हो रहा है। यह मामला जरा गंभीर है, ध्यान देकर सुनिए। दुष्यंत दवे कहते हैं कि चीफ जस्टिस का वो इंटरव्यू मैंने सुना, वो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि CJI इस तरह से गलत बात कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, और ये पूरी तरह से गलत बात कहने के लिए उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया, जबकि हमें बुलाकर डिस्कस करना चाहिए था। मैं, कपिल सिब्बल और बहुत सारे साथी उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं देते हैं। हमने यदि कोई मुद्दा उठाया था तो हमें बुलाकर डिस्कस करते, लेकिन इसके बजाय चीफ जस्टिस मीडिया में जाकर बयान दे रहे हैं और हमें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ एक मामला जरा सा पेचीदा है, मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। दरअसल दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस को जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ सेंसिटिव मामले वरिष्ठ जजों से लेकर जूनियर जजों के बेंच को सौंपे जा रहे हैं, जबकि वरिष्ठ जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। वो न होते तब जूनियर जज को दिया जाता तो बात समझ में आती, लेकिन सीनियर जज मौजूद है, फिर भी उन मामलों को उठाकर जूनियर जजों को दे दिया जा रहा है, और ऐसा नियमों के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता है। इसी के जवाब में चीफ जस्टिस ने इंटरव्यू में कह दिया कि अब वकील लोग जज तय करेंगे, जो कुछ हो रहा है नियमों के अनुसार हो रहा है। अब दुष्यंत दवे का कहना है कि हम किसी भी रूप में जज नहीं चुन रहे हैं, चीफ जस्टिस गलत बयानी बिल्कुल न करें, हम जज चुनने नहीं जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ही ने जो मामले वरिष्ठ जजों की बेंचों को दिया था उन्हीं मामलों को उठाकर जूनियर जजों को सौंपा जा रहा है। इसके अलावा दुष्यंत दवे बहुत सारे मामले गिनाते हैं जहां पर यही रवैया अपनाए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जो कि इनके अनुसार नियमों के विरुद्ध है। दुष्यंत दवे का कहना है कि मैं 46 साल से वकालत कर रहा हूं, कन्वेंशन कहता है, प्रैक्टिस कहता है, रूल कहता है, सब कहते हैं कि मामला सीनियर जज के साथ में यदि सुनवाई में है तो उसे उठाकर जूनियर जज को नहीं दिया जाना चाहिए। दुष्यंत दवे कहते हैं कि मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हम बेंच नहीं सेलेक्ट करना चाहते, यानी हम जजों का चुनाव करना नहीं चाहते। हम बस इतना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब, आप ही ने जो मामले जिस सीनियर जज को दिया है वो मामले उठाकर जूनियर जजों को किस आधार पर दिया जा रहा है? करना सब कुछ चीफ जस्टिस को ही है, और हमारे सवालों का जवाब हमारे सामने देने की बजाय, हमसे चर्चा न करने की बजाय वो मीडिया में जाकर गलत बयानी कर रहे हैं। दुष्यंत दवे इस इंटरव्यू में साफ साफ कहते हैं कि कॉलेजियम और सत्ता के बीच कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। कॉम्प्रोमाइज, फिर से सुन लीजिए। दुष्यंत दवे का कहना है कि कॉलेजियम, जिसका काम है जजों की नियुक्ति करना, जजों को चुनना, वो और सत्ता, इन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। कॉलेजियम किसी को चुनता है, यानी किसी जज को कॉलेजियम ने चुना, अगर वो जज सत्ता को पसंद नहीं है तो कॉलेजियम भी सन्नाटा मार जाता है, चुपचाप काफी का आनंद लेता है, एक बार भी नहीं कहता कि हमने चुना है, सरकार उस जज को नियुक्त करे। वहीं दूसरी तरफ जो जज सत्ता को पसंद होता है उनको तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा चुने गए जजों को अपॉइंट न करने पर सत्ता के खिलाफ कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए? अब दुष्यंत दवे ने आगे जो कहा है उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैं
ऐसे कई जजों को जानता हूं जो प्रो गवर्नमेंट हैं, यानी जो सत्ता के घोर समर्थक हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को हीरो बुलाते हैं, और ऐसे लोगों की फाइल 24 घंटे के भीतर क्लियर हो जाती है। यह दिखाता है कि कॉलेजियम के रवैये से अच्छे जज नहीं आ पा रहे हैं और न्यायपालिका का नुकसान हो रहा है, और कॉलेजियम की वजह से अच्छे जजों को बर्बाद किया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस अकील कुरैशी, जस्टिस मुरलीधर, चीफ जस्टिस पटेल गुजरात वाले, ऐसे दर्जनों जज हैं जिन्हें कॉलेजियम की वजह से पीछे ढकेल दिया गया। दुष्यंत दवे ये भी कहते हैं कि 1992 में जज सेलेक्ट करने की जो पावर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में ली, तो देश की जनता से यह वादा करते हुए लिया था कि हम अपने भीतर के बेस्ट जजों को चुनेंगे। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? जिन जजों को आप चुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनका 15-20 अच्छा जजमेंट आपने देखा क्या? जिन वकीलों को हाईकोर्ट में जज बनाया जा रहा है, क्या आप उनके बैकग्राउंड देख रहे हैं? कुछ भी नहीं, जीरो, सब कुछ जीरो। दुष्यंत दवे कहते हैं कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह बहुत ही बेकार जजों की नियुक्ति हो रही है, जो कि सवालों के घेरे में है। यही कारण है कि इनके ऊपर अक्षमता और करप्शन तक के चार्जेस लग रहे हैं। यह हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और यदि आपके पास इतने अच्छे जज हैं तो फिर यह सब कुछ क्यों हो रहा है? इनके पास नैतिक बल है तो सरकार से क्यों नहीं कहते कि हम बेस्ट जज सेलेक्ट कर रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट करो? लेकिन इन लोगों के पास इतना साहस नहीं है, सब खामोश होकर बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यानी बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट के सबसे नामचीन वकीलों में से एक दुष्यंत दवे सीधे सीधे भारत के चीफ जस्टिस पर गलत बयानी का आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप ठीक वैसे ही है जैसे मोदी सरकार खेल करती है, सवालों को घुमाने का। संसद के भीतर प्रधानमंत्री से यदि सवाल किया जाता है तो वहां जवाब न देकर वो चुनाव की रैलियों में जवाब देते हैं, और जवाब देते हैं सवालों को बदलते हुए। अब यहां सवाल यह है कि क्या देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं? कहां तो शपथ लेने के बाद उन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि हम न्यायपालिका में देश की जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए काम करेंगे, बातों से नहीं, अपने कार्यों से। जबकि यह मामला ठीक उल्टा दिखने लगा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आपके कार्यों में भरोसा बढ़ने की बजाय घटने लगा है। यहां एक और बात ध्यान देने वाली है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच से कई सारे ऐसे फैसले भी निकल कर आए जो सत्ता के कान गर्म करने वाले थे, लेकिन सत्ता ने न्यायपालिका को ठेंगा दिखा दिया। एक वक्त था जब अदालतें सत्ता को तमाचा मारा करती थी, लेकिन आज के वक्त में मोदी सत्ता ही न्यायपालिका को जोरदार तमाचा मारती है, वो भी एक साथ दोनों गालों पर। याद करिए, चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, तो सत्ता ने इस फैसले को बदल दिया। दिल्ली में पावर किसके हाथ में होगी, इसे भी मोदी सरकार ने पलट दिया, और पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट सरकार को सहजता प्रदान करते हुए जा रहा है, उससे सवाल और गंभीर हो रहे हैं। महाराष्ट्र का मामला याद कर लीजिए, कितने सालों से चल रहा है। चीफ जस्टिस ने वहां की सरकार को गलत तरीके से बनाई गई सरकार कह दिया, राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका को गलत बता दिया, अंतिम निर्णय यानी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का निर्णय विधानसभा के स्पीकर पर छोड़ दिया। महीनों तक सुप्रीम कोर्ट डांटता रहा, फटकारता रहा, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर कोई फैसला नहीं ले पाए, या फिर ले ही नहीं रहे थे, जानबूझकर मामला टाला जा रहा था, ऐसे आरोप लगते हैं। और जब फैसला लिया उन्होंने तो सब कुछ सही करार दिया। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में, और लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक इस पर फाइनल डिसीजन आएगा तब तक महाराष्ट्र में दूसरा चुनाव आ जाएगा, और फाइनल डिसीजन में यदि शिवसेना और एनसीपी को कोई राहत मिलती भी है तो वो राहत किस काम की? जब चोरी डकैती करने वालों ने सत्ता का रस चूस ही लिया, जो उन्हें चाहिए था वो मिल ही गया, तो फिर आपका डिसीजन लेके महाराष्ट्र की जनता क्या अचार डालेगी? और वो दोनों पार्टियां लेकर अचार डालेंगी उसका। लगातार कहा जाता है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय होता है। क्या महाराष्ट्र के मामले में जो कुछ हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया अन्याय नहीं है? क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को यह सब कुछ नहीं दिखता? यदि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने पर इसी देश की इलाहाबाद हाईकोर्ट देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर सकती है, चुनाव लड़ने से रोक सकती है, तो फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से लोकतंत्र का बलात्कार किया गया और लगातार किया जा रहा है, क्या उस पर किसी की नजर नहीं पड़ती? इन सारी करतूतों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो खुद ही कहना पड़ जाएगा कि सच में भारत में लोकतंत्र और यहां की न्यायपालिका इतनी कमजोर शायद कभी नहीं रही होगी। आए दिन इंदिरा गांधी के शासन पर सवाल उठाते हैं कुछ लोग इमरजेंसी को लेकर, लेकिन शायद उनके वक्त में भी न्यायपालिका इतनी कमजोर नहीं थी जितनी आज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम हाईकोर्ट आए दिन नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ बोलते हैं। गोदी मीडिया के लपटझंडिसों को न जाने कितनी बार फटकार लगाई, लेकिन कहीं किसी के ऊपर भी रत्ती भर भी बदलाव नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोई बहुत गंभीर मामला जाएगा तो फटकार निकल कर आती है, कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। और जब आप कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी को सजा नहीं देंगे, ये जानते हुए भी कि आप
आपकी तमाम फटकारों का कोई असर किसी पर नहीं हो रहा है तो फिर जनता का भरोसा न्यायपालिका में कैसे होगा। मणिपुर के मामले को याद करिए, 2 महिलाओं को नग्न परेड कराने का वीडियो वायरल हुआ तो चीफ जस्टिस ने तुरंत सरकार को हड़काया और प्रधानमंत्री उसी सुबह पहली बार मणिपुर के मामले पर कुछ बोले। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब चीफ जस्टिस न्याय कर ही देंगे मणिपुर के लोगों के लिए। तमाम सारी कमेटी वगैरह सब कुछ बनाया गया, लेकिन फिर भी मणिपुर की हिंसा रुकी नहीं। लगातार वहां से बुरी खबरें आती जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को यह सब कुछ नहीं दिख रहा है? यदि इतनी हिंसा, ऐसी दुर्गति बीजेपी के अलावा किसी अन्य पार्टी के शासन में होता, किसी और राज्य में होता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से खामोश पड़ा रहता? आप बिल्किस बानो के मामले को याद कर लीजिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड करके बलात्कारियों और हत्यारों को समय से पहले रिहा कर दिया। गुजरात में चुनाव प्रचार करवाया और अदालत खेलने में महीनों तक ये बलात्कारी फिर से एक छुट्टा घूमते रहे। देश भर में ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। देश की जनता को ईवीएम पर तनिक भी भरोसा नहीं रह गया है। हम किसी भी मुद्दे पर वीडियो बनाएं, ज्यादातर लोग ईवीएम को लेकर ही कमेंट करते हैं। पिछले दिनों हमने यूट्यूब पर लोगों से सवाल किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस माध्यम से वोट करना चाहते हैं, ईवीएम से या फिर पेपर बैलेट से। 97% लोगों ने बैलेट पेपर का समर्थन किया है। आप भी देख लीजिए, 75,000 से अधिक लोगों ने 11 दिन के भीतर वोट किया है, यानी 75,000 में लगभग 73,000 से अधिक लोगों ने ईवीएम को नकार दिया है। 97% लोग ईवीएम से वोट नहीं करना चाहते। दिल्ली से लेकर देश भर के अलग अलग इलाकों में ईवीएम का विरोध हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को यह सब कुछ नहीं दिख रहा है? क्या देश की तमाम हाई कोर्ट के जजों को यह सब कुछ नहीं दिख रहा है? आखिर उनका काम क्या है? उनका काम किसी सत्ता को संरक्षण देना है या फिर देश की जनता को न्याय देना है, लोकतंत्र को न्याय देना है? इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला महीनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फैसला हो चुका है लेकिन उसे सुरक्षित रखा गया है। फैसलों को सुरक्षित रखने का एक नया खेल कथित रूप से चालू हो गया है। इस पर भी लगातार सवाल उठते हैं। जब फैसला हो गया है तो उसे सुरक्षित रखने का मामला क्या बनता है, क्या तुक बनता है? लगातार आरोप लग रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सरकार तमाम विपक्षी पार्टियों को भिखारी बना रही है और भारतीय जनता पार्टी भर भर के चंदा वसूल रही है। ट्रांसपेरेंसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी चंदे का जबरदस्त घपला कार्यक्रम बना दिया, जो उनकी जेब तो भरता है लेकिन बाकियों की जेब काटता है। इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप मोदी सरकार के इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। लोग तो यहां तक आरोप लगाने लगे हैं कि फैसला तब तक नहीं आएगा जब तक बीजेपी के पास भरपूर पैसा न हो जाए। आपने हाल ही में देखा, एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद बिक्री शुरू हुई थी। यानी एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है, दूसरी तरफ वसूली चालू है। पीएम केयर से लेकर तमाम ऐसे मामले हैं जो सीधे सीधे बहुत ही बड़े और खतरनाक घोटालों की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन अदालतें सन्नाटा मारकर बैठी हुई हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन 2 और मुद्दों पर बात करनी है, इसलिए इतना ही रखते हैं। जमीन पर लाइन लगाकर बैठे इन लोगों को जरा ध्यान से देखिए। आपको कोविड की याद आ रही होगी, लेकिन टेंशन आइए मत। जमीन पर बैठे ये लोग एक शहर से लॉकडाउन होने के बाद अपने घर जाने के लिए, गांव जाने के लिए पैदल नहीं निकले हैं और न ही इनके ऊपर कोई छिड़काव होने वाला है। ये लोग विश्व गुरु भारत से युद्धरत इजराइल में नौकरी लेने जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर का कहना है कि पढ़े लिखे हैं, MA BA पास हैं, लेकिन यहाँ काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए जान जोखिम में डालकर भी इजराइल की नौकरी करने के लिए तैयार हैं। लाइन लगाकर, भीड़ लगाकर, धक्का मुक्की खाकर भी विश्व गुरु भारत से, विकसित भारत से निकलकर इजराइल में लेबराना करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग वहां पर कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जा रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर भी 300, 400, 500 का काम मिल जाता है, लेकिन कभी कभार मिलता है। इतनी महंगाई में यहाँ खर्चा चलाना मुश्किल है, इसीलिए सोच रहे हैं कि वहां पर जाके ज्यादा पैसा कमाएंगे। युद्ध चल रहा है, जान का जोखिम है, खतरा है, लेकिन क्या करें, परिवार भी तो पालना है, सबका खर्चा है। यहाँ काम धंधा मिल नहीं रहा है, मजबूरी है कि इजराइल जाना ही है। दैनिक भास्कर ने ऐसे कई श्रमिकों के परिवारों में जाकर उनकी आर्थिक स्थिति दिखाने का प्रयास किया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ज्यादातर की मजबूरी ही है कि जिस इजराइल में युद्ध चल रहा है वहां नौकरी करने जा रहे हैं। अब तक हम सुनते थे कि जिन देशों में युद्ध चल रहा है या फिर गृह युद्ध चल रहा है, जहां संकट है, तो वहां पर भारत अपने सैनिकों को भेजता था उन देशों को संकट से निकालने के लिए। लेकिन अब भारत अपने श्रमिक भेज रहा है, शायद उन्हें संकट में डालने के लिए। और श्रमिक भी बेरोजगारी का आलम देखकर घबराए हुए हैं, इतना घबराए हुए हैं कि जान जाए तो जाए लेकिन नौकरियां न जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब भारत में 2 करोड़ रोजगार हर साल मिल ही रहा है, तो फिर कौन सा रसगुल्ला खाने वहां जा रहे हो इजराइल। बहरहाल सरकार ने अपने ही कार्यक्रम में सरकार के रोजगार वाले वादे की पोल खोल दी है। उधर क्रीम पाउडर लगाकर लंबी लंबी हाँकने वाले बाबा लोग भी आए दिन चर्चा में आते रहते हैं। एक बार फिर से ये कथावाचक चर्चा में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। जरा देखिए, बाबा प्रवचन दे रहे हैं कि कलयुग में आदमी सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, न भक्ति से मतलब, न ज्ञान से मतलब, न वैराग्य से मतलब।
उसे लगता है कि खाली पैसा पैसा पैसा। आजकल दुनिया वालों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मरेंगे तो पूरा पैसा लेकर जाएंगे, पूरा पैसा बांध कर लेकर जाएंगे। एक तरफ इस तथाकथित बाबा का ये प्रवचन दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ बाबा उस गाड़ी में बैठे हुए दिख रहे हैं जिस गाड़ी की कीमत 1 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। यानी एक तरफ बाबा लोगों को धन से, लोभ मोह से अलग निकलने की बात कर रहे हैं, वैराग्य की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद ही करोड़ों की गाड़ी में बैठकर आनंद ले रहे हैं जिंदगी का। यानी प्लानिंग साफ है। आप लोग कहां कलयुगी मानुष बनने जा रहे हैं? अरे धन, वैभव, पैसा, रुपया, गाड़ी, ये सब मोह माया है। इन सब को त्यागिए, इन सब को त्याग कर हमारे साथ, हमारे पास छोड़ जाइए। अरे जब जाएंगे तो सब कुछ लेकर थोड़ी जाएंगे, ये सब यहीं रह जाएगा। ये सब कुछ हमें दे दीजिए और आप मुक्त हो जाइए। वैराग्य क्यों अपनाइए? अब आप अपना सब कुछ ऐसे बाबाओं को दे देंगे, तभी तो बाबा करोड़ों की गाड़ी में घूमेंगे। और क्रीम पाउडर भी बहुत महंगा मिलता है भाई। बहरहाल वीडियो काफी लंबी हो